नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, मैंने आज दो बैंक्स के रिजल्ट्स को इसमें एनालिसिस करके क्वार्टर 2 रिजल्ट्स को पोस्ट किया है। वन इज़ द कोटक महिंद्रा बैंक एंड सेकंड वन इज़ द एक्सिस बैंक। दोस्तों, अगर आपने कोटक महिंद्रा को नहीं देखा है, उसके एनालिसिस को भी जा करके आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं एक्सिस बैंक के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, एक्सिस बैंक के आज क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। आज तारीख है 22 अक्टूबर 2019। इसमें उसने एक सरप्राइजिंग लॉस को पोस्ट किया है। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग। मैं इस वीडियो के एंड में आपको प्राइस टारगेट्स बताऊंगा। ऑल्सो बताऊंगा कि किस प्राइस रेंज पे आप इसको बाय करना है आपको, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट वैल्यू आउट ऑफ दिस स्टॉक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सो लेट स्टार्ट। एक्सिस बैंक ने आज ट्यूसडे को दैट इज़ 22 अक्टूबर 2019 को सरप्राइजिंग 112 करोड़ रुपए का लॉस पोस्ट कर दिया। वो लॉस एक्चुअली में डिफर्ड टैक्स एसेट, जो कि भी कॉर्पोरेट टैक्स का कुछ रिलैक्सेशन मिला था, उस रिलैक्सेशन के चक्कर में इसको डिफर्ड टैक्स एसेट्स के एडजस्टमेंट करना पड़ा ऑफ ₹2138 करोड़। उसके कारण इसको 112 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। जबकि इस बैंक ने नेट प्रॉफिट ऑफ 790 करोड़ इसी क्वार्टर में पिछले साल पोस्ट किया था। तो उसको वाई बेसिस में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। दैट इज़ 112 करोड़ रुपए अगेंस्ट 790 करोड़ ऑन वाई बेसिस। अगर हम लोग बात करें कि उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर क्वार्टर 2 2020, तो ये क्वार्टर 2 में जो इसका प्रॉफिट पीबीटी आया है वो है 2433 करोड़, 109% अप ऑन वाई बेसिस। सो यू कैन अंडरस्टैंड जो उसका पीबीटी है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इट हैज़ इंक्रीज, इनफैक्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है, अराउंड 110%। सो यू कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस द बैंक इज़ डूइंग। ऑल्सो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फॉर क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 2020 वो 45% बढ़ा है, ऑलमोस्ट 50%। तो जो ओपीएम है वो बढ़ा है 45%, ऑलमोस्ट क्लोज टू 50%। ओपीएम के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 50% बढ़ा है। और अगर हम लोग पीबीटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 110% बढ़ा है। सो इट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है बैंक ने ऑन वाई बेसिस। परंतु अगर हम लोग बात करें तो इसने एक छोटा सा 112 करोड़ का लॉस पोस्ट कर दिया है, जो कि देखने में बहुत ख़राब लग रहा है क्योंकि वो प्राइस एडजस्टमेंट के कारण हुआ है। अगर हम लोग बात करें इसके नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो बैंक ने नेट इंटरेस्ट इनकम 17% का जंप दिखाया है एट 6102 करोड़। 6102 करोड़ रुपए का नेट इंटरेस्ट इनकम में जंप आया है एज अगेंस्ट 5969 करोड़। तो करीब 17% का ग्रोथ इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम में आया है। और उसमें जो मार्जिन है दैट इज़ नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो 3.51% बढ़ा है। तो ऑल्दो ज़्यादा बढ़ा नहीं है, ज़्यादा एक्साइटिंग और ज़्यादा हाई नंबर्स नहीं है, बट एट द सेम टाइम द परफॉर्मेंस इज़ डिसेंट। तो मैं इस परफॉर्मेंस को डिसेंट कहूँगा, इस रिजल्ट्स को ज़्यादा ख़राब नहीं कहूँगा। आई वॉन्ट कॉल दीज रिजल्ट्स टू बी वेरी गुड, क्योंकि एज अगेंस्ट कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक, बट अगेन इट्स नॉट दैट बैड रिजल्ट। जितने रिजल्ट ख़राब दिख रहे हैं उतने ख़राब रिजल्ट है नहीं। अगर एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो एसेट क्वालिटी स्टेबल है। अगर हम लोग इसके ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 5.03% है एज अगेंस्ट 5.25% जो इसके जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो इसका जो GNPA क्रॉस एनपीए है वो ऑन क्वार्टर बेसिस कम हुआ है। इट हैज़ रिड्यूस्ड ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर हम लोग नेट एनपीए की बात करें तो 1.99% है एज अगेंस्ट 2.04% ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ये भी रिड्यूस हुआ है। तो ओवरऑल इसकी एसेट क्वालिटी स्टेबल के बजाय आई विल कंसिडर इट टू बी इम्प्रूव्ड। एसेट क्वालिटी इसकी इम्प्रूव हुई है, जो कि सभी बैंक्स में या तो ख़राब हुई है या तो फिर स्टेबल रही है, बट इन दिस केस इट हैज़ इम्प्रूव्ड। दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। जो ग्रॉस एनपीए है वो करीब 29,071 करोड़ रुपए है एज अगेंस्ट 29,405 करोड़, तो ये भी कम हुआ है। नेट एनपीए जो कि 11,138 करोड़ रुपए हो गया है एज अगेंस्ट 11,037 करोड़ ऑन क्वार्टर बेसिस।
अब अगर हम लोग टोटल स्लिपेजेस के बारे में बात करें तो 4,983 करोड़ रुपए का स्लिपेज हुआ है एज अगेंस्ट 40798 करोड़ ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। तो स्लिपेजेस थोड़े से बड़े हैं। नेट स्लिपेजेस केम एट 2770 करोड़ एज अगेन 2620 करोड़। तो नेट स्लिपेजेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम लोग प्रोविजनिंग की बात करें तो प्रोविजनिंग ऑफ 3518.4 करोड़ रुपए का किया है एज अगेंस्ट 3.14 करोड़। तो प्रोविजनिंग भी बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग भी नहीं हुई है, ऑलमोस्ट स्टेबल प्रोविजनिंग हुई है। और प्रोविजनिंग के जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है एज अगेंस्ट 32927 ऑन वाई बेसिस। तो अगर प्रोविजनिंग की बात करें तो प्रोविजनिंग भी ज़्यादा प्रोविजनिंग नहीं करी, जैसा कि हम लोग ने देखा है HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक के कंपैरिजन में, जहां प्रोविजनिंग HDFC बैंक में तो 48% बढ़ गई। तो इसमें प्रोविजनिंग इज़ ऑल्सो स्टेबल, द एसेट क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड and the NPAs are almost stable. So overall on asset quality basis it has done a good job. So overall the asset quality of Axis Bank is better than other banks in this quarter. अगर हम लोग प्रोविजनिंग के कवरेज रेशियो की बात करें तो इट हैज़ इम्प्रूव 79% फ्रॉम 78%। अगेन इट हैज़ इम्प्रूव्ड। द लोन बुक ग्रो एट 24,318 करोड़ ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, अ ग्रेट नंबर, लार्जेस्ट ग्रोथ इन द लास्ट 8 क्वार्टर्स। कासा एंड रिटेल टर्म डिपॉजिट ग्रो 21%, अगेन अ वेरी वंडरफुल ग्रोथ ऑन क्वार्टर बेसिस। तो बैंक की जो बैलेंस शीट है वो ग्रो हुई है 11% ऑन वाईओ बेसिस एंड स्टूड एट 809 करोड़ एज ऑन सितंबर 30th। तो अगर दोस्तों ये जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट है, तो मैं तो इसको पॉजिटिव मानूंगा। अगर इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लें तो बैंक जो आज के कारोबार के बारे में बात करते हैं तो बैंक ने का जो आज का रेट है 712.7 जो कि 0.49% बढ़ा था आज। इट्स अ लार्ज कैप बैंक। डिविडेंड यील्ड इज ऑल्सो डिसेंट। द NPA is 2.04%, नेट NPA एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल बैंक इज़ गुड। द NPAs आर लिटिल हाई बट जो कि स्टेबल और इम्प्रूव हो रहे हैं ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। अगर हम लोग इसके वन डे दैट इज़ आज के प्राइस मूवमेंट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है, कोई ज़्यादा खास गिरावट या फिर बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर हम लोग इसके वही YTD चार्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसने YTD बेसिस पे 14.99% के रिटर्न दिए हैं एज ऑन डेट, और सेक्टर ने 15.74 और सेंसेक्स ने 8%। तो दिस एक्सिस बैंक हैज़ आउट बीटन द परफॉर्मेंस ऑफ सेंसेक्स in a very big margin. Overall the Axis Bank has been a great asset, great investment on YTD basis. अगर हम 1 year के बारे में बात करें तो Yes Bank has given whopping 27%, the sector has given 25% and Sensex has given 14%। तो उसमें भी Axis Bank ने सेंसेक्स को बीट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ गिविंग रिटर्न्स। अगर हम लोग इसके 3 ईयर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो येस बैंक हैज़ गिवन 35%, सेक्टर हैज़ गिवन 72% और सेंसेक्स हैज़ गिवन 38.77%। तो दोस्तों अगर हम लोग इसके एनुअल रिजल्ट की जो बात करते हैं, मार्च में इसने पोस्ट किया था एनुअल रिजल्ट मार्च 2019 एज अगेंस्ट मार्च 2018। आप देख सकते हैं जो इंटरेस्ट है 20% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट कितना वूपिंग बढ़ा है, अप्रॉक्स ऑलमोस्ट 15 टाइम्स द नेट प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज। तो बैंक इज़ इन ग्रोइंग फेज, बैंक इंप्रूव हो रहा है, बैंक की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिपॉजिट्स हैव इंक्रीज 20.91% in the last financial year, advances have increased 13% in the last financial year। तो overall bank is very strong, very growing bank, very strong hands the bank is there। अगर हम लोग इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पैरामीटर है कि प्रमोटर होल्डिंग इज देयर इज़ नो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, मतलब कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा गया है। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो अच्छी तरह से म्यूचुअल फंड ने भी इस शेयर को होल्ड कर रखा है। FIIs ने तो ऑलमोस्ट 50% स्टेक ले रखा है, 1000 से ज़्यादा FIIs ने इस शेयर को होल्ड कर रखा है। LIC ने ही इसमें जो अपना DII है, LIC ने अप्रॉक्सीमेटली 11% का स्टेक है इसमें। अगर हम लोग हाईएस्ट पब्लिक सेक्टर के बाद पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, उसने करीब 2.5% का इन्वेस्टमेंट इस बैंक में कर रखा है। तो ओवरऑल द बैंक इज़ इन वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स, बहुत ही मजबूत हाथों में बैंक है, बहुत अच्छा परफॉर्मिंग बैंक है। अगर हम लोग इसके रिज़ल्ट और उसके टारगेट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये बैंक इज़ अ वेरी गुड ग्रोइंग बैंक। अभी
आप अगर इसके YTD चार्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे यू आर गेटिंग दिस बैंक एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन फेज़ में है, अप्रॉक्सीमेटली 650 टू 700 की रेंज में ये काफ़ी दिनों से मूव कर रहा है। तो और इसने 821 का हाई बनाया था इन दिस ईयर ओनली। तो अगर आपको ये बैंक करीब अगर आपको 20% के डिस्काउंट में अगर अभी आपको मिलता है, दैट इज़ इफ़ यू आर एबल टू गेट दिस बैंक एट द प्राइस रेंज ऑफ 650 टू 700, या फिर इस न्यूज़ के चक्कर में कि 112 करोड़ का लॉस हो गया है, इस न्यूज़ के चलते कल अगर इसमें कुछ करेक्शन आता है तो आई विल रिकमेंड यू टू मेक अ पोजीशन टुमारो ओनली। आप आगे का वेट ना करें, कल ही इस बैंक में अपनी पोजीशन बनाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के होराइजन में इस बैंक को इन्वेस्ट करें। माई नियर टर्म टारगेट फॉर दिस बैंक, नियर टर्म मे बी माई मीन्स in coming 3 to 4 months is 800 rupees. In 1 year it will give you return of 1000, and in 3 years this is going to be 1800 from here. तो दोस्तों अगर आपने इसको इन्वेस्ट नहीं किया है तो दिस बैंक इज़ गोइंग टू ट्रिपल योर अमाउंट। ये बैंक आपके अमाउंट को 3 times कर देगा यहाँ से विद इन 3 years, believe me. And if you want to double your amount, this bank is going to double your amount within 2 years. और 800 is my near term target. With the way this bank is growing, अगले क्वार्टर में ही ये आपको 800 रुपीज़ से मिलेगा। So if you want 10 to 15% returns within a short time, then go ahead with this bank and buy it tomorrow only. Don't wait for it. It's a good bank, very nice rates you are getting, fairly valued. काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट भी कर रहा है, इससे पहले ये ब्रेकआउट हो, कल की न्यूज़ का फ़ायदा उठाएं और इस बैंक में इन्वेस्ट करें। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक इट, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स इन केस। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज, प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन क्वेरीज को ड्रॉप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपको अच्छे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।